तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। भले ही आप लोगों ने 1 से 2 बार पढ़ा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे कहूँगा यदि आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। दरअसल बात ये है कि इस क्लास से, मतलब जो मैं क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस क्लास से बाहर से कुछ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो कवर ना किया जा रहा हो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यानी कि क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कताई क्या होता है, तो रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुई के एक पुंज ले लिया जाता है और उस पुंज से क्या होता है? रेशे निकाला जाता है। उस पुंज से क्या होता है? कुछ रेशों को निकाला जाता है और रेशों को निकाल कर क्या किया जाता है? उसे ऐंठा जाता है। उसे क्या किया जाता है? ऐंठा जाता है। और ऐंठते ऐंठते इतना ज़्यादा इसको ऐंठ दिया जाता है कि जो रेशे होते हैं बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। जब ये रेशे बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं तो एक इसका रूप ले लेते हैं, तो धागा का रूप ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब रेशे बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, जब रेशे को ऐंठ कर, मतलब जितना ज़्यादा ऐंठा जाएगा उतना ज़्यादा वे रेशे जो होंगे नज़दीक आएंगे और फिर उससे क्या हो जाता है? धागा बन जाता है। उससे क्या होता है? धागा बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, धागे से क्या होता है? धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि आप पहले ही जानते हैं। तो धागे से क्या होता है दोस्तों? वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए, वस्त्र बनाने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो वस्त्र बनाने की भी बहुत सारी विधियां होती हैं। कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, या किसी यूट्यूब चैनल या किसी वीडियो या कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा या सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो वैसे तो धागा बनाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख विधियां हैं इनको आपको ध्यान रखना है। और 2 प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो पहली बात करते हैं बुनाई विधि है और दूसरी विधि कौन सी है? बंधाई विधि है। तो ध्यान रखिएगा, धागा बनाने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख विधियां हैं वे कौन कौन सी हैं? एक तो बुनाई विधि है और दूसरी कौन सी विधि है? बंधाई विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें? दूसरों को शेयर कर दें जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक तंतु किसे कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं प्राकृतिक तंतु किसे कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर ऊपर कहा जा रहा है कुछ वस्त्रों, जैसे कि सूती की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, रेशमी की बात करते हैं, ऊनी की बात करते हैं। इनके जो तंतु होते हैं वे कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों और जंतुओं से, यानी पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र जैसे सूती की बात करते हैं, जूट की बात करते हैं, रेशमी की बात करते हैं, ऊनी की बात करते हैं, तो इन सभी के तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? ध्यान रखिएगा, सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, इनके तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भैया प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि पादप यानी कि पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्राकृतिक तंतु के उदाहरण क्या हो सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं प्राकृतिक तंतु के उदाहरण के बारे में। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, अगर देखा जाए तो रुई तथा जूट के बारे में बात करते हैं, तो पादपों से प्राप्त होने वाले जो तंतु के उदाहरण है वो रुई है और जूट है। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक तंतु में अगर पादप की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, जब अगर पादप की बात की जाए तो रुई को ध्यान रखिएगा और जूट को ध्यान रखिएगा। और जूट को क्या कहा जाता है? पटसन कहा जाता है। तो कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जूट को पटसन के नाम से जाना जाता है। आप बता दीजिए कि किसके उदाहरण है? पादप के उदाहरण है। पादप के उदाहरण यानी कि प्राकृतिक तंतु में पादप के उदाहरण में अगर देखा जाए तो रुई और जूट आएंगे। क्या आएंगे? रुई तथा जूट आएंगे, जिसे पटसन के नाम से भी हम जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं कि जंतु की बात करते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले एक तरीके से तंतु होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं की बात करते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक तंतु में वे भी आएंगे। जैसे कि बात करते हैं भेड़ की बात करते हैं, जैसे कि भेड़ की बात कर सकते हैं, बकरी की बात कर सकते हैं, ठीक है, खरगोश की बात कर सकते हैं, याक की बात कर सकते हैं, ऊंट की बात कर सकते हैं। तो इन सभी से जो तंतु प्राप्त होते हैं एक जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को क्या कहा जाता है, तंतुओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु कहा जाता है या प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं। और पादप के उदाहरण में हमने आपको क्या बताया है, पादप के उदाहरण में हमने आपको रुई बताया है और जूट को बताया है जिसे पटसन कहा जाता है। और जंतुओं के उदाहरण में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि भेड़ को याद रखिएगा, बकरी को याद रखिएगा, खरगोश को याद रखिएगा, याक को याद रखिएगा और ऊंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेशमी तंतु के बारे में, आइए बात करते हैं। देखिए रेशमी तंतु को रेशम कीट कून से खींचा जाता है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, रेशमी तंतु को रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। कहां से खींचा जाता है, रेशम का जो कीट होता है कोकून, उससे खींचा जाता है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि कोकून क्या है और कहां मिलेगा आपको। देखिए दरअसल क्या है, ए है, यहाँ पर आप देखिए रेशम का जब कीट जो होता है वो वयस्क हो जाता है, यानी वयस्क मतलब जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, रेशम का कीट क्या करता है, अंडे देता है। और जब वह अंडे देता है तो अंडे से क्या होता है, लार्वा बनते हैं। अंडे से क्या होता है, लार्वा बनते हैं। लार्वा को इल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लार्वा को इल्ली भी कहा जाता है। और यही इल्ली से क्या होता है, इल्ली के बाद क्या होता है, उनका दूसरा रूप क्या हो जाता है, कोकून हो जाता है। और यहीं से क्या होता है, तंतु निकाले जाते हैं। इनके वयस्क होने से पहले ही तंतु निकाल लिया जाता है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, गर्म पानी में करके निकाला जाता है, नहीं तो फिर ये वयस्क हो जाते हैं तो फिर तंतु नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो कोकून या कोया भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकून या कोया भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है। तो रेशम कीट का जीवन चक्र को भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, एक जो वयस्क रेशम कीट होता है वो क्या करता है, अंडे देता है। अंडे से फिर लार्वे में कन्वर्ट होता है जिसे इल्ली कहा जाता है। और इल्ली से क्या होता है, कोकून या कोया बनते हैं और फिर वे वयस्क होकर क्या हो जाते हैं, रेशम के कीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं आगे के पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। देखिए हजारों साल पहले की बात करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर भी कपास के बारे में जानकारी दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया है, कपास की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े हैं उनको पता होगा, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको याद हो गया अभी ही कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कपास के बारे में जानकारी दी गई है। तो कहा जा रहा है कि हजारों वर्ष पहले वस्त्र के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। देखिए लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो पिछले 100 वर्ष पहले से रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि प्राकृतिक तंतुओं का कम उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है और इन्हें क्या कहा जा रहा है, संश्लिष्ट तंतु कहा जा रहा है। तो इनके उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो जो प्राकृतिक नहीं है या कह सकते हैं जो कृत्रिम है, वे पॉलिस्टर तंतु हैं, नॉयलॉन है, एक्रिलिक है और ठीक है, इनसे संश्लिष्ट करके क्या किया जा रहा है, तंतुओं को बनाया जा रहा है। तो पॉलिस्टर, नॉयलॉन और एक्रिलिक को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक तंतु नहीं है। कौन नहीं है, प्राकृतिक तंतु नहीं है, लेकिन ये क्या है, कृत्रिम तंतु हैं। अगर आपके एग्जाम में प्राकृतिक तंतु पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा पादपों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, और जो प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होते हैं तंतु, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कृत्रिम तंतु कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पॉलिस्टर, नॉयलॉन और एक्रिलिक आते हैं। ठीक है, इनके अब देखिए यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पॉलिस्टर, नॉयलॉन और एक्रिलिक से क्या होता है, तो संश्लिष्ट करके क्या किया जाता है, तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, या तंतु के उदाहरण माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए समझते हैं मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में। देखिए
जैसा मौसम होता है उस तरह से हमें कपड़े पहनना चाहिए। अगर हम मौसम के विपरीत कपड़ा पहनते हैं तो ये मान के चलिए हमें कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि बात करते हैं मौसम के अनुसार, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। देखिए जब गर्मी हो तो हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के, जो बिल्कुल लाइट वाला हो, यानी कि गहरा कलर ना हो, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो बिल्कुल लाइट वाला ना हो बल्कि लाइट हो बल्कि डार्क ना हो, ठीक है, ऐसे वस्त्र हमें पहनना चाहिए। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। देखिए जो हल्के रंग वाले कपड़े होते हैं, हल्के रंग वाले जो कपड़े होते हैं वे ऊष्मा यानी कि हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कम गर्मी हमें लगती है, जिससे क्या होता है हमें कम गर्मी लगती है। तो ध्यान रखिएगा, हम हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, हल्के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है जो ऊष्मा होती है वो परावर्तित कर देते हैं, वो जो कपड़े होते हैं यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है हमें गर्मी कम लगती है, जिसके वजह से क्या होता है हमें गर्मी कम लगती है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गर्मी में किस प्रकार के या किस रंग के कलर को कपड़े पहनना चाहिए हमें, तो हल्के रंग वाले कपड़े को हमें पहनना चाहिए, ठीक है। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ऊष्मा यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा होती है, जो हीट होता है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमें गर्मी कम लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। बिल्कुल देखिए गर्मी में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, तो सूती वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है। देखिए गर्मी में क्या होता है शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और सूती वस्त्र क्या करते हैं पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं। तो सूती वस्त्र की विशेषता ये है, यदि हम सूती वस्त्र को पहनते हैं तो गर्मी में क्या होता है पसीना तो बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन उस पसीनों को कौन सोख लेता है, तो सूती वस्त्र सोख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊनी तथा सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है। देखिए ऊनी तथा सिंथेटिक कपड़ों को हम पहनते हैं तो उससे हवा रुक जाती है, और जबकि सूती वस्त्रों में क्या होता है कपड़ों में बारीक से छिद्र होते हैं, और उनमें से क्या होता है हवा का आवागमन बना रहता है, जिससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ठीक ठाक बना रहता है, मतलब हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। अगर हम गर्मी में क्या करते हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं या सिंथेटिक प्रकार के कपड़े को पहनते हैं, तो जो बाहर से आने वाली हवा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं यहाँ पर जो मैं कपड़ा पहना हूँ, अगर हवा आ रही है तो अगर अंदर हवा नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा हमें प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए हमें ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना है गर्मी में, क्योंकि यदि हम ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों को पहनते हैं तो इससे क्या होता है हवा रुक जाती है। लेकिन जब हम सूती वस्त्र के कपड़ों को पहनते हैं तो उसमें बारीक छिद्र होता है, और हवा का जो होता है आवागमन बना रहता है, यानी कि कहने का मतलब है हवाएं आती रहती हैं, और जिससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ठीक ठाक बना रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़ा पहनना सबसे अच्छा होता है। देखिए गर्मी में किस प्रकार का मतलब कैसा रंग के कपड़े और कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। गर्मी में सफ़ेद रंग के यदि हम कपड़ा पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सफ़ेद रंग क्या करता है सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है, जबकि गहरे रंग देखिए समझिएगा, और जिससे क्या होता है हमें गर्मी कम लगती है। ध्यान रखिएगा गर्मी में हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, गर्मी में हमें सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन वो सब कपड़ा कैसा होना चाहिए, वो कपड़ा होना चाहिए सूती वस्त्र का होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फिर क्या होता है कि सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, और जिससे हमें गर्मी कम लगती है। लेकिन यदि हम डार्क वाले यानी कि गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं या हम काले रंग के कपड़े को पहनते हैं तो सूर्य के प्रकाश को अपने में वे समाहित कर लेते हैं, और जिससे क्या हो जाता है हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लगती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा है कि कुछ लोग काले कपड़े पहनते हैं और कहीं जाने लगते हैं तो आप मना कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा था,
उन्होंने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन वे साइंस के बारे में कहीं ना कहीं जानते थे और वे मना कर देते हैं। जैसे आज भी हैं, हमारी दादी तो वैसे पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे दादियों की बात करते हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि देखिए, मान लेते हैं, मैं अपनी दादी का उदाहरण इसलिए नहीं ले रहा हूँ भाई वो थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, तो हो सकता है मैं ये सोचूं कि उन्हें आता है इसलिए मैं उन्हें नहीं कहूँगा। दूसरे को उदाहरण ले लेता हूँ, मैंने कई दादियों से मिला है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी दादी को ही जानता हूँ, मेरे आस पड़ोस की भी दादियाँ हैं, ठीक है। तो वे लोग काले कपड़े पहनने से मना कर देते थे जब हम थोड़ा से बड़े थे, 10-12 में थे, ठीक है। तो इसीलिए मना कर देते थे। आज हमें पता चला अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आज हमें पता चल रहा है कि काले रंग के कपड़े यदि हम पहनते हैं या डार्क रंग के कपड़े को यदि हम पहनते हैं गर्मियों में, तो क्या होता है, हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर यहाँ पर कहा भी गया है सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम होती है और काले रंग के कपड़ों में क्या होता है, गर्मी अधिक होती है। अच्छा, यहाँ पर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, किस रंग के कपड़ों में गर्मी ज़्यादा लगती है और किस रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है। तो सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है और काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं उनमें गर्मी कम लगती है, और ध्यान रखिएगा जो डार्क रंग के कपड़े होते हैं उनमें गर्मी अधिक लगती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में। अब आइए बात करते हैं सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में बात करते हैं, यानी कि विंटर क्लोथ्स के बारे में आइए बात करते हैं। जैसा कि बात करते हैं सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हमें जो डार्क रंग मतलब डार्क कलर वाले जो कपड़े होते हैं वो हमें पहनना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वे ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और जिससे हमें ठंडक मतलब एक तरीके से हमें गर्माहट महसूस होती है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़िया बना रहता है। तो सर्दी में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, गहरे रंग वाले कपड़े पहनना चाहिए। और क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊनी तथा रेशमी यानी कि वुलन एंड सिल्क वस्त्र पहने जाते हैं। तो सर्दियों में क्या होता है, ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं या रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े और रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र, देखिए ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊष्मा को ऑब्जर्व करने वाले जो कपड़े होते हैं वे ऊनी कपड़े होते हैं और रेशमी कपड़े होते हैं, और गहरे रंग वाले जो होते हैं वस्त्र यानी कपड़े होते हैं वे होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे अवशोषक या ऑब्जर्व करने वाले कपड़े कौन कौन से होते हैं, इसका उदाहरण आप हमें बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि ऊनी कपड़े और रेशमी वस्त्र और गहरे रंग के, गहरे कलर के जो वस्त्र होते हैं यानी कपड़े होते हैं वे क्या होते हैं कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ऊष्मा के अच्छे अवशोषक में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से कपड़े आएंगे। एक तो ऊनी कपड़े आएंगे, रेशमी कपड़े आएंगे और गहरे रंग के कपड़े आएंगे यानी गहरे कलर वाले रंग के कपड़े आएंगे। और ऊष्मा को जो कम अवशोषित करते हैं, रिफ्लेक्ट की बात करते हैं, तो हल्के रंग, हमने अभी आपको बताया था, हल्के रंग वाले जो कपड़े होते हैं, जो सूती वस्त्र के कपड़े होते हैं, वे ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी कि प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमने ये भी बताया था, अगर हम क्या करते हैं, सूती वस्त्र को पहनते हैं और उसका कलर यदि सफ़ेद है तो ये मान के चलिए हमारे लिए वो बेहतर होगा, उसमें क्या होता है, गर्मी कम लगती है। और यदि हम काले रंग के कपड़े को पहनते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। अभी हमने ऊपर वाली बात बताई थी आपको। अगर सर्दी में हम क्या करते हैं, अगर हम सर्दियों में क्या करते हैं, काले रंग के कपड़े को पहनते हैं या डार्क रंग के कपड़े को पहनते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है यानी हीट कंडक्टर होता है। इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी रहती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है भैया कि ऊन जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो ध्यान रखिएगा कुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं भैया। अगर आप भूल जाते हैं ऐसी बातें तो ये मान के चलिए आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपके कट सकते हैं, यानी कि 1-2 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऊन के वस्त्र। शरीर देखिए ऊन के जो वस्त्र होते हैं, ऊन के वस्त्र जो होते हैं शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण क्या होता है, शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाते। देखिए दरअसल क्या होता है, जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो शरीर के बीच में क्या होता है, वायु होती है, वायु की एक परत बनी रहती है, ठीक है, और जिससे क्या होता है शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़िया बना रहता है। इसीलिए ऊनी वस्त्र जब हम पहनते हैं सर्दी में तो हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो बढ़िया बना रहता है, ठीक है। और आप सोचिए एक दिन और बिना किसी मतलब ऊनी कपड़े के आप निकल जाइए ठंड में, ठीक है, सबको पता चल जाएगा कि भैया क्या ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी सबको पता चल जाएगा। जो लोग भी ऐसा करके बाहर निकलिए, एक बार आप बाहर निकल कर देखिए बिना ऊनी कपड़े के, बिना गर्म कपड़े पहने आप बाहर निकल के देखिए ठंडी में, सबको पता चल जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा, जो भी निकलेगा सबको पता चल जाए, उनको पता चल जाएगा कि सर्दी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब आइए बात करते हैं वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में, मतलब कि हमें वर्षा ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। तो हमने देख लिया गर्मी में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और हमें सर्दी में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, हमने आपको ये बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में। देखिए जैसा कि बात करते हैं बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, तो सिंथेटिक कपड़े के बारे में बात करते हैं तो हमें किस समय पहनना चाहिए, बारिश के मौसम में पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वे जो कपड़े होते हैं जल्दी ही सूख जाते हैं, तो इनकी मुख्य विशेषता ये है कि जल्दी ही सूख जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो आप बता दीजिएगा कि वे जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए सिंथेटिक कपड़े हमें पहनना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों में अगर देखा जाए तो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक और रेयॉन और डेक्रॉन आदि शामिल हैं। तो सिंथेटिक कपड़ों में अगर देखा जाए पॉलिस्टर आएगा, नायलॉन आएगा, एक्रिलिक आएगा और रेयॉन आएगा और डेक्रॉन आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नायलॉन क्या होता है। नायलॉन के बारे में बात करते हैं, कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नेम है। तो कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नेम क्या है, नायलॉन है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। तो ध्यान रखिएगा यह क्या होती है, तो एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक होती है जिसे रेशों, परतों अथवा अन्य आकारों में ढाला जाता है। तो इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, या रेशों में ढाला जा सकता है यानी कि धागा बनाया जा सकता है, और परतों में ढाला जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार में भी इसे ढाला जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा नायलॉन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेशम तथा नायलॉन। रेशम तथा नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। देखिए रेशम तथा वस्त्र, रेशम के कपड़े, रेशम और नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वे बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए वर्षा के दिनों में यानी कि बारिश के दिनों में हमें इन वस्तुओं से बने वस्त्र को पहनना चाहिए। तो वर्षा के समय में या बारिश के समय में हमें इस प्रकार के यानी कि इन वस्तुओं से बने हुए वस्त्र को हमें पहनना चाहिए। किस प्रकार के, रेशम और नायलॉन से बने वस्त्रों को हमें पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ही सूख जाते हैं। यदि आप लोगों को मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए अच्छे से देखते चलिए, बिल्कुल मन को शांत रखिए और समझते चलिए, एक एक बातों को अच्छे से क्लियर करते चलिए। कुछ लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग भागने के चक्कर में होंगे, सोच रहे होंगे अब चला जाए क्योंकि काफ़ी देर हो गया, 23 मिनट हो गया, हमने क्लासेस बहुत देख लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, पूरी क्लास को देखें, समय बहुत ही कम है। मेरा एक छात्र है जिसे मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, उसे इस समय सब कुछ याद हो गया है। ठीक है, किसी दिन मैं आपको कॉल पर बात कराऊँगा उसकी, उसे सब कुछ याद हो गया है, सब कुछ। ठीक है, ये मान के चलिए उसकी CDP भी बहुत अच्छे से कंप्लीट है। SST में अगर देखा जाए तो उसे याद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। और देखा जाए तो यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं उनको सब कुछ याद है। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से 90% 80% उन्हें कंप्लीट है। आप सोचिए, किसी का 90% 80% चीज़ें अगर कंप्लीट होंगी किसी छात्र को तो उसका सिलेक्शन कैसे रुकेगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन होने के बाद ही मैं उसका चेहरा आपको दिखाऊं।
ठीक है, देखते हैं पेपर होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे ज़्यादा बड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जीत से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए ज़्यादा, लेकिन हाँ जहाँ पर जो चीज़ें सत्य हैं, सत्य का ज्ञान कराना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपका भी नेम आ सकता है हमारे उदाहरण में। देखिए, जो भी छात्र जितना अच्छा काम करते हैं, यदि वे हमारी नज़र में रहते हैं तो उनका मैं नेम लेता रहता हूँ। उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं हर एक छात्र का नेम लेता रहता हूँ, जहाँ पर भी जिसके एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, जिसका जितना अच्छा व्यवहार होता है, जिसका जितना अच्छा तरीका होता है पढ़ने का या किसी भी चीज़ का जैसा तरीका होता है, और उस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर मैं उसका एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ। ठीक है, यही मेरी अच्छी विशेषता है कि मैं हर एक छात्र, चाहे वो मेरे एसएससी के हों, चाहे वो मेरे सीटेट यूपीटेट के हों, मतलब कुल मिलाकर हर एक छात्र के एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ। जो अच्छे हैं, बुरे हैं, मतलब सबके एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आता रहता है, भले ही उन छात्रों को ना पता हो कि हमारा भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं राज्यों के आधार पर वस्त्र के बारे में। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इन्जॉयमेंट दिया जाए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी बात की आप लोगों से। चलिए, अब मुझे लगता है आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया होगा। जल्दी से पानी वगैरह पी लीजिए और कुछ रख लीजिए अपने साथ और खाते चलिए। कुछ रख लीजिए अपने साथ, खाते रहिए और पढ़ते रहिए। थोड़ा से क्लास जो होगी लंबी होगी। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी लंबी होना है होने दो, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं राज्यों के आधार पर वस्त्र के बारे में। जैसा कि बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक वस्त्र है, वो है फीरन है। यह जम्मू कश्मीर के जो ये फीरन वस्त्र है, ये जम्मू कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, जो कि ढीला ढाला होता है और इसे क्या कहा जाता है, चोगा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, चोगा भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है ढीला ढाला चोगा इसे कहा जा सकता है। ठीक है, फीरन को तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो मुख्य वस्त्र है वो है फीरन है। फीरन को ध्यान रखिएगा, जिसको पुरुष भी पहनते हैं और महिला भी पहनती हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा चित्र दिखा देता हूं इसके बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए महिलाएं पहने हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर पुरुषों को नहीं लिए हैं आप, बिल्कुल ले रहे हैं, पुरुषों को भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इनके ढीले ढाले वस्त्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फीरन कहा जाता है। ठीक है, तो फीरन वस्त्र को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तिरंगा के बारे में। तिरंगा के बारे में अगर देखा जाए तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिर पर महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र जो है वो तिरंगा है। तो तिरंगा कहाँ का वस्त्र है, जम्मू कश्मीर का है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैं आपको तिरंगा को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तिरंगा को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तिरंगा को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर पर महिला पहनी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बुर्गा के बारे में बात करते हैं। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं का वस्त्र होता है। बुर्गा तो आप जानते ही होंगे, बुर्गा जो महिलाएं पहनती हैं, जिसे बुड़का वगैरह शायद भी कहते होंगे शायद। ठीक है, हमारे तरफ तो यही कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बुर्गा। ठीक है, ये है बुर्गा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पठानी सूट के बारे में। तो जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला यह सूट जो है पठानी सूट, तो जम्मू कश्मीर के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला यह सूट है। पठानी सूट को ध्यान रखिएगा, यह भी जम्मू कश्मीर का है। इसको कौन पहनते हैं, तो जम्मू कश्मीर के पुरुष पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कसावा के बारे में। तो कसावा क्या है, एक प्रकार की टोपी है जो जम्मू कश्मीर के महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते हैं कसावा को। कसावा क्या है, एक प्रकार का टोपी है। तो कसावा क्या है, एक प्रकार का टोपी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में फीरन को याद रखिएगा, और फीरन को महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं। तिरंगा के बारे में बात करते हैं, तो यह महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र है। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं बुर्गा के बारे में बात करते हैं, तो ये भी महिलाओं का वस्त्र है। पठानी सूट की बात करते हैं तो इसको केवल पुरुषों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कसावा के बारे में बात करते हैं। तो कसावा क्या है, एक प्रकार की टोपी है। इसमें केवल इसको महिला भी पहनती हैं, इस टोपी को, और पुरुष भी पहनते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं कसावा को भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कसावा को भी देख लीजिए, ये रहा कसावा। ठीक है, इसको महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी पहनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कसावा क्या है, एक प्रकार का टोपी है। और पठानी सूट के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो ये है पठानी सूट, जो जम्मू कश्मीर के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्रों के बारे में भूलिएगा नहीं।
चलिए अब आइए बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो गोचा है। गोचा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, गोचा क्या है? गोचा भी एक प्रकार का वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है और यह पुरुष, लद्दाख के पुरुष के गले में होता है, यानी कि लद्दाख के जो पुरुष होते हैं वे इसे गले में पहनते हैं। तो गोचा क्या है? गोचा एक प्रकार का वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है और लद्दाख के पुरुष जो होते हैं इसे गले में पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुंटोक के बारे में बात करते हैं। तो कुंटोक क्या है? अब मैं सोच रहा हूँ चित्र ना दिखाऊं, क्योंकि चित्र दिखाने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। कुंटोक के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है। तो ध्यान रखिएगा, कुंटोक जो है लद्दाख का वस्त्र है और यह लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र है, यानी कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो लुनचारी है। क्या है? लुनचारी है और यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र क्या है? लुनचारी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्थान के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब स्थान आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। स्थान जो है यह एक प्रकार का पैजामा है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, यानी सूती वस्त्र से बना होता है। ध्यान रखिएगा, स्थान को भी ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का पुरुषों का पैजामा होता है जो सूती वस्त्र का बना होता है, यानी सूती वस्त्र होता है। स्थान को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट बात करते हैं किरा के बारे में बात करते हैं। तो किरा जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है और महिलाएं जो होती हैं इसे कमर बेल्ट की तरह पहनती हैं, यानी कि अपने कमर में पहनती हैं, बेल्ट के जैसे इसे बांधी रहती हैं। किरा के बारे में ध्यान रखिएगा। तो किरा कहाँ का वस्त्र है? हिमाचल प्रदेश के महिलाओं का वस्त्र है जो महिलाएं इसे बेल्ट के जैसे पहने रहती हैं कमर में। नेक्स्ट बात करते हैं रीगिया के बारे में बात करते हैं, रीगियो के बारे में बात करते हैं। रुकिए भाई, पानी पीना पड़ेगा। रीगियो के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रीगियो एक लंबा और उनका बना कोट होता है, या मतलब एक तरीके से लंबा होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं यह एक कोट होता है। तो पुरुषों का यह वस्त्र है, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, रीगियो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रहिंदे को भी ध्यान रखिएगा, यह भी हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन यह महिलाओं का वस्त्र है और महिलाएं इसे सिर पर पहनना पसंद करती हैं, यानी कि महिलाएं इसे सिर पर पहनती हैं। तो रहिंदे को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तेपांग के बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है और यह एक प्रकार का टोपी होता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? टोपी होता है तेपांग, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गद्दांग के बारे में बात करते हैं। तो यह पुरुषों का वस्त्र है जो कमर पर पहना जाता है। तो यह भी हिमाचल प्रदेश का है, गद्दांग। अब सोचिए, अगर गद्दांग आपके एग्जाम में आ जाता तो आपका दिमाग काम ना करता। गद्दांग कहाँ का वस्त्र है? हिमाचल प्रदेश का है और पुरुषों का वस्त्र है जो कि कमर में पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, महिलाएं भी, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी कमर में एक पहनती हैं बेल्ट के जैसे। अभी हमने आपको बताया था किरा के बारे में। किरा जो होता है महिलाएं पहनती हैं कमर में, और गद्दांग जो होता है वो पुरुष पहनते हैं हिमाचल प्रदेश में कमर में। नेक्स्ट बात करते हैं रीगियो के बारे में, हमने आपको बता ही दिया। अब आइए बात कर लेते हैं होजुक के बारे में। होजुक के बारे में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का यह भी है वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र है। तो होजुक कहाँ का वस्त्र है? तो हिमाचल प्रदेश का, और किसका वस्त्र है? महिलाओं का वस्त्र है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत ही कठिन टॉपिक है। कठिन का मतलब ये है थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर का फीरन याद रखिएगा जो पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तरंगा के बारे में, यह महिलाओं के सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र है। बुर्गा के बारे में बात करते हैं, महिलाओं का वस्त्र है। जम्मू कश्मीर का पठानी की बात करते हैं, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला है, जम्मू कश्मीर का है। कसावा के बारे में बात करते हैं, कसावा एक टोपी है जो पुरुष और महिलाएं दोनों पहन सकती हैं, फीरन के साथ ही पहनती है। ध्यान रखिएगा, फीरन के साथ ही पहने जाती है या पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में अगर देखा जाए तो लद्दाख का कौन कौन से वस्त्र हैं? जैसे गोचा की बात करते हैं, गोचा जो भेड़ की खाल से बना होता है और इसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं। फिर कुंटोक के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख की महिलाओं का वस्त्र ये है।
फिर अब आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर तो दो ही है, लद्दाख के बारे में ध्यान रखिएगा, दो ही है, गोचा और कुंटोक। लद्दाख में गोचा और कुंटोक को याद रखिएगा, कई बार लद्दाख से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लुनचारी के बारे में ध्यान रखिएगा, यह महिलाओं का वस्त्र है। लुनचारी जो है महिलाओं का वस्त्र है, और स्थान जो है पुरुषों का वस्त्र है, जो कि एक पैजामा है, सूती का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं किरा के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की महिलाएं का होता है, यह बेल्ट यानी कि बेल्ट के जैसे होता है, इसे कमर में पहनती हैं। रीगियो के बारे में बात करते हैं, तो यह एक कोट होता है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है, हिमाचल प्रदेश के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। इसको हमने थोड़ा से ज़्यादा एक तरीके से समय ले लिया था, और जिसकी वजह से इसको ये आपने याद ही कर लिया होगा। राहिंदे के बारे में बात करते हैं, तो यह महिलाओं का वस्त्र है, यह महिलाओं का, हिमाचल प्रदेश के महिलाओं का वस्त्र है, जो जिसे सिर पर पहनती हैं। तेपांग के बारे में बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है, और यह एक प्रकार का टोपी होता है। गद्दांग के बारे में हमने आपको बता दिया पहले ही कि गद्दांग और किरा अलग अलग है। किरा जो है महिलाएं पहनती हैं, बेल्ट के जैसे होता है कमर में, और गद्दांग जो होता है पुरुषों का होता है, ये भी कमर में पहनते हैं। फिर रीगियो के बारे में अभी हमने आपको बताया ही है कि यह एक प्रकार का कोट होता है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हुजुक की बात करते हैं, तो हुजुक जो है महिलाओं का वस्त्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं केरल के बारे में, कहीं जाइएगा नहीं, सब कुछ आपको जानने को मिल रहा है, अच्छे से देखते चलिए। देखिए केरल राज्य में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, केरल के जो लोग होते हैं वे ज़्यादातर सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य के सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, तो केरल राज्य के, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मुंडू चेरियाथू के बारे में बात करते हैं, तो यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। तो मुंडू चेरियाथू के बारे में ध्यान रखिएगा, यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है, और मुंडुम चेरियाथुम यह केरल राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। ध्यान रखिएगा, जो मुंडू चेरियाथू अगर कहा जा रहा है तो पुरुषों का वस्त्र है केरल का है, अगर चेरियाथुम कहा जाता है या मुंडुम कहा जाता है तो केरल की महिलाओं का वस्त्र है। दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा, याथू कहा जाता है तो पुरुषों का, याथुम कहा जाता है तो महिलाओं का, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप काम कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम के बारे में बात करते हैं, तो मिजोरम के बारे में अगर देखा जाए तो पुआन है, यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। तो पुआन के बारे में ध्यान रखिएगा, यह जो होता है पुरुषों का वस्त्र होता है, लेकिन पुआन चेई जो होता है यह महिलाओं का वस्त्र होता है। अगर पुआन पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, और देखिए ये मिजोरम कहाँ पर है, सेवन सिस्टर में है, ध्यान रखिएगा, सेवन सिस्टर याद करिए। देखिए जो पुआन है वो मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है, और जो पुआन चेई है यह महिलाओं का, मिजोरम राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। नेक्स्ट बात करते हैं जापी के बारे में बात करते हैं, या लुकुम के बारे में बात करते हैं। जापी या लुकुम के बारे में बात करते हैं, तो मिजोरम राज्य के लोग एक प्रकार की टोपी पहनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जापी या लुकुम कहा जाता है। तो जापी क्या होता है, मिजोरम की एक टोपी होती है, जो लोग इसे पहनते हैं, वहाँ के मिजोरम के लोग टोपी पहनते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जापी या लुकुम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं मिजोरम के बारे में। देखिए केरल के बारे में तो आपको याद हो ही गया होगा, केरल के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और याथू पूछा जाता है, मुंडू चेरियाथू पूछा जाता है, तो केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र माना जाएगा, यानी कि केरल राज्य के पुरुष पहनते हैं। और मुंडुम चेरियाथुम पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा केरल के महिलाओं का वस्त्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने आपको समझाया यहाँ पर मिजोरम के बारे में। मिजोरम जो है, मिजोरम राज्य जो है वो, मिजोरम में क्या होता है, पुरुषों का जो वस्त्र होता है उसे पुआन कहा गया है, और महिलाओं का जो वस्त्र है पुआन चेई कहा गया है। तो पुआन जो है पुरुषों का वस्त्र है, पुआन चेई जो है महिलाओं का वस्त्र है। नेक्स्ट बात करते हैं जापी और लोकुम क्या होता है, तो मिजोरम की टोपी है, तो मिजोरम की टोपी क्या है, लोकुम या जापी है, इसको याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता इसे आप भूले, आपको याद ही हो गया होगा, जापी या लोकुम जो मिजोरम की टोपी है। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड के बारे में, आइए समझ लेते हैं नागालैंड के बारे में। देखिए किल्ट के बारे में बात करते हैं, तो नागालैंड के लोगों द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, किल्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब नागालैंड के लोग काले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, किल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो नागालैंड के लोग जब काले रंग का कपड़ा पहनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किल्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
किल्ट किसे कहा जाता है? तो नागालैंड के लोगों द्वारा पहने जाने वाला एक काला रंग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? किल्ट कहा जाता है। तो हम अपने भी काले रंग को किल्ट कह सकते हैं, बस हमें याद करना है। तो ये नागालैंड का किल्ट है। तो जब कोई काला रंग का कपड़ा पहने तो आप समझ जाइए ये नागालैंड का व्यक्ति है, काले रंग का कपड़ा पहन लिया है। चलिए अब आइए बात करते हैं लिंग पेशु के बारे में बात करते हैं। लिंग पेशु के बारे में अगर देखा जाए तो नागालैंड के लोगों के द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है। जब नागालैंड के लोग नीले कलर का कपड़ा पहनते हैं तो उसे लिंग पेशु कहा जाता है, और काले रंग के कपड़े जब पहनते हैं तो उसे किल्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बड़े ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। किल्ट किसे कहा जाता है? काले रंग के कपड़े को। और लिंग पेशु किसे कहा जाता है? नीले रंग के कपड़े को कहा जाता है। और नागालैंड को आप ध्यान ही रखिएगा। अब आइए बात करते हैं असम के बारे में। असम कहाँ पर है? आप जानते हैं 7 सिस्टर में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे। यदि आप आ जाते हैं तो आपको असम मिल जाएगा। मीतू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पुरुषों का वस्त्र है। मीतू किसका वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र है, असम का। मुंडा जो है महिलाओं का वस्त्र है। ध्यान रखिएगा, अगर मीतू कहा जाता है तो पुरुषों का वस्त्र है, कहाँ के? असम के। मुंडा कहा जाता है तो महिलाओं का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं अपने दिमाग को लगाकर। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, जैसे मुंडा, कई बार क्या होता है मुंडा, जैसे पंजाब में आप सुनते हैं तो लोग मुंडा कहते हैं, तो लड़के को मुंडा कहते हैं, ठीक है, कई बार हमने सुना हुआ है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मुंडा। तो फिर लोग ये दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, जो सही है बस उतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। मीतू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पुरुषों का वस्त्र होगा असम के लोगों का। और मुंडा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ महिलाओं का वस्त्र होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं रिन सासों के बारे में बात करते हैं। तो असम राज्य के पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला स्कार को रिन सासों कहा जाता है। देखिए एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सी स्पीड बढ़ाकर। बाद में जब इस बार क्लास आपकी खत्म हो जाती है तो स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, थोड़ा से पेन कॉपी लेकर लिख लीजिएगा कुछ चीज़ें। जैसे कि बात करते हैं जो पुरुषों के मतलब गले में पहना जाता है या कमर में पहना जाता है, किस राज्य कौन सी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए रिन सासों के बारे में बात करते हैं। तो असम राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला गले में पहने जाने वाला स्कार है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, गले में पहने जाने वाला जो स्कार होता है, हमारे यहाँ कह सकते हैं गमछा शायद बोला जाता है। अब मुझे याद आया, हमारे यहाँ जो गमछा होता है वो असम में रिन सासो होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ का गमछा और उनके यहाँ का रिन सासो एक ही है। चलिए अब आइए बात करते हैं आगे। झारखंड के बारे में बात करते हैं। भागवान जो होता है झारखंड के राज्य के पुरुषों का पहने जाने वाला वस्त्र है। भागवान को याद रखेगा। पाची या परहान के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। देखिए आप लोगों ने भले ही पढ़ा था, लेकिन आज आपको नया कुछ जानने को मिल रहा है कि नहीं? अगर जानने को मिल रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए, यस सर हमें कुछ नया ही जानने को मिल रहा है, भले ही हमने पढ़ा था 1-2 बार। तो भागवान के बारे में बात करते हैं तो झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। और पाची परहान के बारे में बात करते हैं तो झारखंड राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। तो झारखंड के महिलाओं का वस्त्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो मुकाक है। और मुकाक जो है अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो मुकाक जो है एक तरीके से पुरुषों का वस्त्र है अरुणाचल प्रदेश के। और मुकाइस जो है मुकाइस के बारे में बात करते हैं तो यह महिलाओं का वस्त्र है। अगर मुकाक पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। अगर मुकाइक्स पूछा जाता है तो महिलाओं का वस्त्र है अरुणाचल प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। देखिए बिना इसे खत्म किए क्लास में नहीं खत्म करूंगा, ठीक है, चाहे समय कितना भी लग जाए। त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं तो रिकट गमछा के बारे में बात करते हैं। तो त्रिपुरा राज्य के पुरुष इसे पहनते हैं रिकट गमछा। तो रिकट गमछा के बारे में ध्यान रखिएगा, जो त्रिपुरा के पुरुष पहनते हैं। रिगनाई के बारे में बात करते हैं, यह त्रिपुरा राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। त्रिपुरा राज्य के महिलाओं का वस्त्र क्या है? रिगनाई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब के बारे में अगर देखा जाए तो फुलकारी है। फुलकारी जो है एक प्रकार का शॉल है, इसको ध्यान रखिएगा। सरारा या लांचा की बात करते हैं तो ये तो जानते हैं महिलाओं का वस्त्र है पंजाब के। तांबा या तमहद के बारे में बात करते हैं तो पंजाब के पुरुषों की धोती है। पंजाब के पुरुषों की धोती को क्या कहा गया है? तांबा कहा गया है।
तांबा या तमहत कहा गया है, तहमत कहा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखिएगा। ध्यान, फिर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वीडियो को एक बार तो आप देख ही ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, अगर हो सके तो पेपर देने जाने से पहले एक बार और ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें से 1 नंबर आपको 100% मिलेगा, 1 से 2 नंबर। चलिए बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप के बारे में अगर देखा जाए तो कांची, और कांची जो है लक्षद्वीप की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। तो लक्षद्वीप जो है महिलाओं का वस्त्र है, कांची लक्षद्वीप के महिलाओं का वस्त्र है। और थाटम जो है महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कॉफ होता है। तो थाटम जो है महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कॉफ होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी लक्षद्वीप का ही वस्त्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में, बात कर लेते हैं। तो मणिपुर के बारे में अगर देखा जाए तो खामेन चामटा है। खामेन चामटा जो है वो मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। खामेन चामटा जो है वो मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है, इसको ध्यान रखिएगा। फेनेक के बारे में बात करते हैं तो फेनेक जो है महिलाओं का वस्त्र है। तो मणिपुर के फेनेक जो होता है, मणिपुर जो फेनेक होता है मणिपुर की महिलाओं का वस्त्र है। और पुरुषों का वस्त्र क्या है, खामेन चामटा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। काफ़ी समय हो रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, समय बढ़ने दीजिए, पूरी क्लास को देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम के बारे में, बात करते हैं। तो सिक्किम के बारे में अगर देखा जाए तो थोकरो डुम के बारे में बात करते हैं। तो सिक्किम राज्य के पुरुष का वस्त्र है। सोचिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते तो आपके सारे प्रश्न गलत हो जाते। भले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अलग से सर्च करके लाना होता है एग्जाम के अंतिम समय में। ठीक है, तो इसलिए मेरी क्लास को आप जरूर देखिए। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि बड़े बड़े जो चैनल वाले पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वे क्या करते हैं, व्यूज के चक्कर में और सब्सक्राइबर के चक्कर में क्या कर लेते हैं कि जो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं उसी को दिखाते रहते हैं। ठीक है, वे बार बार ऐसा दिखाते हैं, उनको ऐसा दिखाने से क्या होता है, काफ़ी फायदा होता है, जिससे स्टूडेंट रुके रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप रुके रहेंगे। क्यों रुके रहेंगे, क्योंकि आपको ये आता है। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझिए। बड़े चैनल वालों की विशेषता यही है कि वे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को निकालेंगे, अपने कुछ टॉपिक को पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि ये देखिए हमारे टॉपिक से ही यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, वो बड़ा ही सटीक तरीके से करते हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा, मैं एक टीचर हूं और मुझे पता है कि किसकी क्या स्ट्रेटजीज होती है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं उनको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा व्यूज के चक्कर में कभी ऐसा नहीं किया होगा जो मैं गलत या इधर उधर की चीज़ें आपको पढ़ा दिया हूँ। जो भी पढ़ाता हूँ वो टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। मुझे पता है कि भले ही आज मुझे परेशानियां झेलने पड़ रही हैं, लेकिन मुझे पता है एक दिन जो सफलता है वो शोर मचा देंगी। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से करता रहता है, एक दिन क्या होता है, उसके साथ अच्छा होता ही है, भले ही उसके साथ परेशानियां कितनी ही क्यों ना आ जाए उसके समक्ष। ठीक है, इस बात को हमने बहुत अच्छे से महसूस किया है और हमने देखा भी है, हमने अनुभव किया है और हमने इसका लाभ भी उठाया हुआ है। ठीक है, हमने कहाँ से शुरुआत किया था, मैं आपको बताऊं, जिस कोचिंग को मैं आज चला रहा हूं, इस कोचिंग को हमने कहाँ से शुरुआत किया था, आज कहाँ आ गई, इस बात को हमने देखा हुआ है। तो इसलिए मुझे इंतज़ार करना, धैर्य रखना मुझे आता है, पेशेंस से रखना मुझे आता है और मेहनत करना भी मुझे आता है और लगातार मेहनत करने। ठीक है, आपको मैं बताऊं, 12 बजे या 11:30 बजे मैं सोता हूं और 5 बजे मेरी नींद फिर से खुल जाती है और फिर से मैं कंटेंट बनाने में ही लग जाता हूं, कंटेंट को क्रिएट करने में ही लग जाता हूं। ठीक है, तो ये बातें हैं, मतलब कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार आप अपने आप को फ्लरिश करते रहते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप सफल हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो मैं निश्चित तौर पर एक दिन और अच्छी सफलता अर्जित कर लूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है बड़ा ही अच्छा सहयोग है, आप लोगों का जो प्यार और स्नेह है बड़ा ही अच्छा है। मैं इसे सैल्यूट करता हूं। जिस तरह से आप लोग हमारे साथ लगे रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों, इसी तरह से आप जुड़े रहिए और मैं इसे सैल्यूट करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोकरो डुम के बारे में। तो यह सिक्किम राज्य के पुरुष का वस्त्र है। तो सिक्किम राज्य के पुरुष का जो वस्त्र है वो है थोकरो डुम है। नेक्स्ट बात करते हैं डुमडुम के बारे में, बात करते हैं। तो यह सिक्किम राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। तो सिक्किम राज्य के महिलाओं का वस्त्र क्या है, डुमडुम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में दोस्तों। तो गुजरात के बारे में अगर देखा जाए तो कफानी,
कफानी फरहान या गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। कफानी फरहान जो है गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। कांधरी आबा जो है गुजरात की महिलाओं का वस्त्र है। कांधरी आबा जो है गुजरात के महिलाओं का वस्त्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय के बारे में अगर देखा जाए तो डकमांडा जो है यह मेघालय राज्य के महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। इसे महिला लुंगी की तरह इस्तेमाल करती हैं। डकमांडा को याद रख लीजिए, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, इस वर्ष का हो सकता है फेवरेट क्वेश्चन बन जाए सीटेट का। तो डकमांडा जो है मेघालय राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला कमर पर एक वस्त्र होता है जो लुंगी की तरह उसे इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनसेम के बारे में बात करते हैं। तो जेनसेम क्या है, यह मेघालय राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। तो मेघालय राज्य के महिलाओं का वस्त्र जो है वो जेनसेम है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अभी तक हमने अपने लक्ष्य को पूरा अब हमने अपने लक्ष्य को कंप्लीट कर लिया। भले ही समय लगा ना, एक बार आपका छोड़ जो लोग लास्ट तक लगे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति शुरू से देख रहा और अभी तक देख ही रहा है, ठीक है। जो लोग लास्ट तक लगे होंगे उन्हें बड़ी ही खुशी मिली होगी। उन्हें पता चला होगा कि आज अगर हम लास्ट तक लगे रहेंगे तो एक दिन हमें मिल ही जाएगा कि अंतिम चीज़ें कहाँ पर है, यानी कि अंतिम क्षण तक हम पहुँच ही जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक लगे रहना चाहिए। अगर एक उम्मीद 1% 0% भी हमारे पास उम्मीद है, ठीक है, तो हमें लगा रहना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए। 0% 0 में भी अगर थोड़ी सी उम्मीद लगी तो बिल्कुल उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और उसी पर अपने आप को बाउंस बैक करना चाहिए और मेहनत के साथ जी जान लगा देना चाहिए। आपके पास तो फिर भी बहुत समय है। मैं कहता हूँ 15 दिन 1 महीने जो समय है, 30 दिन 25 दिन जो समय है, बहुत समय है। इसमें अगर आप सीटेट में चाहे ना तो 120 प्लस नहीं 130 प्लस मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको एक जुनून लाना होगा। बस जब आपकी नींद खुले तो किताब पर, जब आप सोएं तो किताब के साथ। कुल मिलाकर सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना हर समय किताब होनी चाहिए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपको 120 नहीं 130 आ जाएगा अगर आप अंतिम समय तक इसी तरह से मेहनत करते रहें। बस ये सोच लीजिए, सोना, उठना, बैठना, खाना, यहाँ तक कि फ़ोन चलाना, तब भी क्वेश्चन कोई क्विज करना, कुल मिलाकर जो भी करना, अगर किसी से बातें करना तो बात उससे की जा रही है लेकिन दिमाग में क्वेश्चन चलते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे और 120 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 130 नंबर आपका आ जाएगा, 130 मार्क्स आ जाएंगे। इस बात को जो व्यक्ति आज से ही अपने दिमाग में गांठ बांध लिया, निश्चित तौर पर जब उसका पेपर होगा, पेपर देकर लौटेगा तो हमें एक बार फ़ोन करेगा कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। और एक बार जो उसकी आंसर की आ जाएगी दोबारा फ़ोन करेगा, सर पेपर अच्छा गया तो मैंने आपको बताया था मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ भी गए हैं, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो मिठाई लेकर आ जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति हमारी बात को गांठ में बांध लिया, मैं तय कह रहा हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से मैं लोगों को बताता हूँ, लोग मेरी बात को समझे या ना समझे, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं जो मेरा बड़ा ही सम्मान करते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरी बात को एक बार गांठ में बांध लिया कि प्रवीण सर की बात मुझे छोड़ना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनके सम्मान के लिए इतना करूँगा या करूँगी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि वो व्यक्ति सफल होकर ही निकलेगा। और उसे जिस प्रकार की अगर मेरी सहायता चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से लग जाए, अच्छे से मेहनत करे, मैं कहता हूँ भले ही वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा हो, कहीं पर भी वो पढ़ रहा हो, किसी भी शिक्षण संस्थान में वो पढ़ रहा हो, बस अगर उसे मेरी आवश्यकता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। अगर व्यक्ति मुझे ये दिखा दे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, अगर व्यक्ति मुझे ये दिखा दे, मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस देने के लिए तैयार हूं, बस व्यक्ति मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो मैं सच कह रहा हूं कि बस मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस तरह के व्यक्तियों को मैं ढूंढ रहा हूँ उस तरह के आप लोग हमें दिखाइए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ आपको पूरी क्लासेज मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है। भले ही मेरे पास कैसे भी करके मैं कैसे क्या करूँगा वो सब बातें अलग हैं, लेकिन हाँ मैं आपको पूरी क्लासेज फ्री देने के तैयार हूँ अगर आप मेहनत कर देते हैं। ये कोई इमोशनल वाली बात नहीं है कि मैं इमोशनल टच कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें सत्य हैं, ठीक है। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। थोड़ा से